हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सीखने वाले हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड। ठीक है, तो वो कॉन्जुगेट बीम मेथड में हम एक तो ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में हम एक बीम का एक तो हम उसका स्लोप फाइंड करते हैं या फिर डिफ्लेक्शन। तो फिर स्लोप और डिफ्लेक्शन होता क्या है? अगर मान लो एक बीम है जिस पर मैं एक लोडिंग डालता हूँ तो वो कुछ इस तरह से डिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, यहाँ से एक टेंजेंट निकाला और यहाँ से एक टेंजेंट निकाला, ये जो एंगल रहता है इसे कहते हैं स्लोप। ठीक है, स्लोप। और ये जो डिफ्लेक्शन रहता है इसे कहते हैं डिफ्लेक्शन या फिर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा से और स्लोप को हम डिनोट करते हैं थीटा से। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऐसा नहीं कि इधर ये इट इज़ अ डिफ्लेक्शन एट पॉइंट दिस। डिफ्लेक्शन ये भी है, डिफ्लेक्शन ये भी हो सकता है। तो फिर हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा कि फाइंड स्लोप एट एनी सपोर्ट और बोथ सपोर्ट, और या फिर फाइंड मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि रहता है जहाँ पर मैक्सिमम लोडिंग है। और डिफ्लेक्शन में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पॉइंट पर फाइंड करूँ। तो फिर कॉन्जुगेट बीम मेथड में सबसे पहले एक रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं कि मान लो डिफ्रेंशिएट करते हैं रियल बीम और एक कॉन्जुगेट बीम में। ठीक है, तो फिर मान लो रियल बीम में हिंज सपोर्ट है तो फिर कॉन्जुगेट बीम में भी हिंज ही सपोर्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं। अगर रोलर सपोर्ट है तो फिर भी रोलर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर फिक्स सपोर्ट है तो इसको फ्री एंड कर देते हैं, और रियल बीम में फ्री एंड है तो इसको फिक्स सपोर्ट करते हैं। ये जो ऐसा ये मतलब कंटिन्यूटी है, मतलब ये इसका कुछ ऐसा नहीं कि कोई मेंबर है। ठीक है, तो फिर अगर बीम ओवर हैंग हो रही है तो उसको इंटरनल हिंज कर देंगे, और अगर इंटरनल हिंज है कंपैरिजन से तो फिर उसको हम एक रियल बीम को कॉन्जुगेट बीम में चेंज करते हैं। तो फिर बीम तो कन्वर्ट होगी रियल से कॉन्जुगेट बीम में, लेकिन इस कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग क्या रहेंगी? जो रियल बीम पे लोडिंग रहती है वही कॉन्जुगेट बीम में लोडिंग नहीं रहने वाली है। तो फिर सबसे पहले हम रियल बीम का एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे, BMD। उसको डिवाइड करेंगे EI से, फ्लेक्चरल रिजिडिटी। तो फिर जो भी उसका आउटकम रहेगा वो रहेगा लोडिंग ऑन कॉन्जुगेट बीम। तो फिर हमको एक लोडिंग भी मिल चुका है, तो फिर हम इस कॉन्जुगेट बीम का शेरफोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर हमें स्लोप फाइंड करना बोले कि पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप फाइंड करो, तो कॉन्जुगेट बीम में उस पॉइंट का शेयर फोर्स निकालना है। और अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने को बोले तो फिर कॉन्जुगेट बीम में उस पर्टिकुलर पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट फाइंड करना है। तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू shear force in conjugate beam और displacement is equal to bending moment in conjugate beam। ठीक है, इस तरह से हम उसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो फिर एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि हमें एक बीम दिया हुआ है, ये समझ यहाँ पर ठीक है। तो इसको कॉन्जुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले तो बीम निकाल दें, सिंपली सपोर्ट है या हिंज है
तो फिर हिंज ही रहेगा। ये हिंज है लेकिन ओवरहैंग है, और ओवरहैंग को हमें हिंज डालना पड़ता है। तो इस तरह से एक रियल बीम को हम कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो फिर ठीक है, तो अभी लोडिंग देखते कैसे होता है। अगर एक सिंपली सपोर्टेड बीम लेते हैं, उस पर एक पॉइंट लोड है L/2 L/2। ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस है L। तो फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा सेंटर पे, जो क्या होगा WL/4। ठीक है, ये पॉजिटिव। तो फिर इसका कॉन्जुगेट बीम क्या रहेगा, हिंज है एज इट इज़ रहने वाले। तो फिर इस पर लोडिंग क्या रहने वाली, इसको एज इट इज़ डाल दो, यानी कि इस तरह। जो कि पॉजिटिव है तो ये डाउनवर्ड फोर्स रहेगा, अगर ये निगेटिव आता है तो ये अपवर्ड फोर्स रहेगा। देखो, तो इसकी इंटेंसिटी क्या है WL/4 EI। इसमें EI से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो एक कॉन्जुगेट बीम मिल गई। तो शेयर फोर्स हम निकालेंगे, मतलब शेयर फोर्स एट ए, मतलब टीटा ए इज इक्वल टू RA, और टीटा बी इज इक्वल टू RB। कितना आसान है। और एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि एक फिक्स्ड बीम है, उसको ये 2I और ये I। ठीक है, तो इस पर लोडिंग डाली W। ओके, तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगी। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या मिलेगा, W × L, ये L है। ठीक है, और ये L/2। तो W × L मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये C की था। ठीक है, और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इसको कॉन्जुगेट बीम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिक्स है तो फ्री हो गया, फ्री है तो ये फिक्स हो गया, और बेंडिंग मोमेंट एज इट इज़ नेगेटिव है तो ये नीचे इसको बनाएंगे, और ये नेगेटिव है तो अपवर्ड। ठीक है, इंटेंसिटी इसकी पता है हमें WL/2, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट, सॉरी WL, लेकिन इसमें कुछ ट्विस्ट है। यहाँ पर 2I दिया हुआ है, तो फिर इसको डिवाइड बाई 2I EI करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से ये मिलेगा। मतलब WL/2EI हो गया, मतलब ये 2 तो निकल गया, डायरेक्टली हम उसको कन्वर्ट कर दिया। और अच्छे से और एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसका है 2I रिजिडिटी, और उसकी लेंथ है L। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लोड डाला मैंने। ओके, तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या बन जाता है, WAB/L। करेक्ट। तो फिर इसका लोडिंग भी हो जाता है WAB/L × EI, और ये सपोर्ट एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम के लिए हम कुछ शेप्स का ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज़ भी पता रहना चाहिए, जैसे कि ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल लोडिंग मिला है तो हमको पता रहना चाहिए इसका एरिया कैसे निकालते हैं, इसका सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह इसमें पता रहना चाहिए। अगर एक असिमेट्रिकल ट्रायंगल है, ठीक है, असिमेट्रिकल ट्रायंगल, यह है A, यह है B, इसकी हाइट
एच, ठीक है। तो इसकी एरिया क्या रहेगी, हाफ इंटू बेस, मतलब समझो कि है टोटल एल, बेस इंटू हाइट LH/2। ओके, सेंट्रोइड समझ यहाँ पर लाई हो रहा है, तो फिर इस कॉर्नर से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना रहेगा और इस कॉर्नर से सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना रहेगा। तो फिर बहुत आसान है, जिस साइड से देख रहे हो उसको लो a प्लस टोटल लेंथ डिवाइड बाई 3। अब यहाँ से देख रहे हो तो फिर b प्लस टोटल लेंथ डिवाइड बाई 3, ठीक है। तो इससे हमको CG का डिस्टेंस पता चलता है कि यह कहाँ पर एक्ट होने वाला है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसकी एरिया भी यही होने वाली है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इसका सेंट्रोइड की डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, जहाँ पर 90 डिग्री है वहाँ से 1/3 ऑफ L, ठीक है, और जहाँ से स्लोप है मतलब कोई एंगल है वहाँ से 2/3 ऑफ L, ठीक है। और अगर पैराबोला है तो फिर पैराबोला तो सिमेट्रिक ही होता है, तो फिर उसका सेंट्रोइड फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये L रहेगा तो सेंट्रोइड L/2 पर एक्ट होंगी। इसकी एरिया क्या रहती है, एरिया इज इक्वल टू 2/3 ऑफ H यानी कि हाइस्ट पॉइंट, H इंटू L, 2/3 ऑफ H इंटू L। अगर कभी कभी हमें ये आधा मिलता है, मतलब कुछ इस तरह से भी मिलता है, इसकी एरिया क्या रहेंगी, इसकी एरिया 1/3 ऑफ H इंटू L, जो कि यहाँ पर H ये है और ये L है, ठीक है। तो फिर इस तरह से हम कुछ ज्योमेट्री शेप्स भी याद रखने पड़ेंगे कॉन्जुगेट बीम सॉल्व करते समय, ठीक है। तो फिर ठीक है, अभी हम एक यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था मई 2050 में, मई 2050 का क्वेश्चन लेते हैं। तो फिर क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है, तो फिर ठीक है, मई 2050 का एक क्वेश्चन था कि एक बीम दी गई है जिस पे एक पॉइंट लोड है 15 किलो न्यूटन का, और 3 स्पैन है, AC BC, AC CD और DB। AC है 2 मीटर, CD है 2 मीटर और DB है 1.5 मीटर। तो फिर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा चेंज है, AC का है सिंपल I, CD का है 2I और DB का फिर से I, ठीक है। तो फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको पहले सिंपली एक बना लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा बड़ा बनाते तो अच्छे से हमको इसमें चेंज करने को मिले। ये सिंपली सपोर्टेड 15 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर हमने इसको सिंपली सपोर्टेड बीम बना दिए। तो फिर ये दो सपोर्ट है, ए, ये है सी, ये है डी और ये है बी। दो सपोर्ट पर दो रिएक्शन आएंगे, जाहिर सी बात है आर ए और आर बी। तो आर ए और आर बी की पहले वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा हमको रिएक्शंस फाइंड करना। अब
इसकी रिएक्शन एक ही पॉइंट ले रहे हो तो ये आसानी से निकल सकती हैं। आप एक मोमेंट एट ए लेके कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसको एक शॉर्टकट भी मेथड है। जब एक पॉइंट लोड रहता है तो फिर रिएक्शन एट ए कैसे निकालते हैं, लोड इनटू अपोजिट डिस्टेंस, ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये 1.5 मीटर है। तो फिर लोड इंटू आर ए का अपोजिट डिस्टेंस क्या रहेगा, ये 1.5 अपॉन टोटल लेंथ 5.5। तो फिर आर ए हमको कैलकुलेट करके मिलेगा 13.63 किलो न्यूटन। ठीक है, उसी तरह से आर बी, लोड इंटू अपोजिट डिस्टेंस, आर बी ये है, उसका लोड के अपोजिट डिस्टेंस यानी ये, मतलब 2 + 2 4 अपॉन 5.5 इज इक्वल टू 36.37 किलो न्यूटन। ठीक है, तो इस तरह से हम आर ए और आर बी निकाल दिया रिएक्शन। आप कौन से भी मेथड से आर ए और आर बी निकाल सकते हैं। मोमेंट एट ए लेंगे, फिर समीशन एफ ऑफ वाई करेंगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्शन तो निकल चुके हैं, आर ए हमको मिल चुके हैं 13.63 और आर बी भी हमें मिल चुका है 36.37। ठीक है, तो फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालते हैं। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बहुत आसान रहता है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट एट ए तो ज़ीरो रहने वाला है क्योंकि हिंज सपोर्ट है, बी भी ज़ीरो रहने वाला है, हिंज सपोर्ट है। तो फिर रहा सी और डी, तो सी पर कैसे निकालेंगे, सी पर उंगली रखो, एक तो ये सेक्शन को भूल जाओ या तो ये सेक्शन को भूल जाओ। तो ये सेक्शन बोलेंगे तो थोड़ा बड़ा है, इस पर दो लोडिंग आ रहे हैं, तो उससे अच्छा ये सेक्शन को हम छुपाते हैं और फिर यहाँ से मोमेंट निकालते हैं। तो फिर मोमेंट एट सी इज इक्वल टू आर ए इंटू टू, आर ए इंटू टू। तो फिर कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर, आर ए है 13.63 इंटू टू, तो फिर वैल्यू आती है 27.67 किलो न्यूटन। उसको मैं यहाँ पर प्लॉट कर देता हूँ, 27.26 किलो न्यूटन। इसको जोड़ दिया तो हम बेंडिंग मोमेंट एट डी फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर इसको ये करते हैं अपन, छुपाते हैं। तो फिर आर बी इंटू 1.5, आर बी क्या है 36.37 इंटू 1.5, 36.37 इंटू 1.5 जो कहते हैं 54.5। तो या इसको यहाँ पर प्लॉट करते हैं 54.5, इसको ज्वाइन किया और फिर इसको ज्वाइन कर दो। आसान सी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप यहाँ पर भी हाथ रख के देखोगे तो फिर आर ए इंटू 4 मतलब 30.63 इंटू 4, वही आंसर आने वाला है 54.5। ठीक है, और इसका नेचर क्या है, पॉजिटिव, यानी कि कॉन्जुगेट बीम में जब ये लोडिंग डालेंगे तो ये डाउनलोड आने वाला है। ठीक है, तो फिर हमको ये बेंडिंग मोमेंट मिल गया है। तो फिर हम अपनी रियल बीम को एक कॉन्जुगेट बीम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कॉन्जुगेट बीम के लिए पहले एक बीम निकाल लो इस तरह से। ठीक है, बीम निकाल चुके हैं तो फिर इसको लोडिंग डाल देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आई, ये है 2i और ये है सिंपल आई। ठीक है, आई और बीच में 2i, मतलब ये रहा BMD, ये था हमारा BMD। अब लोडिंग क्या रहने वाली है, M/EI, जैसा हमने पहले से डिस्कस किया है। तो M मोमेंट अपॉन EI, इस पर तो 1 है तो यहाँ पर तो कोई चेंज नहीं होने वाला, मतलब ये 27 का 27 ही रहने वाला है, 27.26। ठीक है, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं वाला, ये वाले सेक्शन में, इसमें भी इसका आई 1 है तो फिर 54.5 एज इट इज़ यहाँ पर चेंज होने वाला है। ठीक है,
तो यहाँ पर पहला कोऑर्डिनेट क्या है 26.26, मतलब 26.26 डिवाइड बाय ई आई कितना है 2, तो फिर 2, तो फिर आता है इसका वैल्यू 13 और 54.5 डिवाइड बाय 2 तो आता है 27.26। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, ये जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, एक ट्रायंगल मिल जाता है। ये सब फोर्स डाउनलोड होने वाला है। ठीक है, तो फिर सपोर्ट देख लेते हैं। हिंज है तो हिंज ही रहने वाला है, ये भी हिंज है तो ये भी हिंज रहने वाला है, जाहिर सी बात है सब है। तो फिर हमें एक कॉन्जुगेट बीम मिली है जिस पे कॉम्प्लेक्स लोडिंग है, तो कॉम्प्लेक्स लोडिंग को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो फिर हमको कैलकुलेशन में बहुत आसानी हो सकती है। ठीक है, तो एक बीम निकालते हैं। ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसी बीम से इसका रिएक्शन आर ए आर बी फाइंड करके फाइनल आंसर दिखा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हमको पहले इसको सिंपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल करने के लिए तो पहले देखते हैं कि ये लोडिंग, ये एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल क्या है, ये तो 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये है 1.5 मीटर। ठीक है, तो ट्रायंगल का लोड कितना होने वाला है, इसका एरिया और डिस्टेंस सी जी पर है, तो इसका डिस्टेंस कहाँ पर आने वाला है, यहाँ से ये स्लोप है, स्लोप मतलब स्लोप से सी जी कितना रहता है 2/3 इंटू एल, मतलब 2/3 इंटू एल कितना है 2 इज इक्वल टू 1.33, मतलब ये 1.33 मीटर दूर एक पॉइंट लोड आने वाला है, जिसकी इंटेंसिटी है इसकी एरिया, मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 27.26, मतलब लोडिंग है 27.26। ठीक है, ये सब अपॉन ई आई है, ई आई अपॉन ई आई अपॉन ई आई अपॉन ई आई अपॉन ई आई। ठीक है, तो फिर ये सेक्शन में देखते हैं। अभी ये सेक्शन में एक रेक्टेंगुलर लोड है, बराबर, रेक्टेंगुलर लोड यानी यूडीएल है, और एक ट्रायंगुलर लोड है। तो पहले यूडीएल को कन्वर्ट कर लेते हैं। यूडीएल कहाँ पर एक्ट होगा, सेंटर पे, सेंटर यानी कि 2 का आधा 1, मतलब 1 मीटर पे, 1 मीटर पे एक लोड एक्ट होगा। उसकी इंटेंसिटी क्या रहने वाली है, इस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या है, ये वाला पॉइंट जो सबसे लोएस्ट रहता है, 13.63 इंटू इसके लेंथ है 2, तो फिर इसकी इंटेंसिटी हुई 27.26 किलो न्यूटन। ठीक है, तो फिर इसका ट्रायंगल का भी इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो फिर ट्रायंगल कहाँ पर एक्ट होगा, ये स्लोप है, मतलब यहाँ से 2/3 ऑफ एल, 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 इंटू एल है 2, मतलब 1.33, वापस 1.33 पर एक लोड एक्ट होगा जिसकी इंटेंसिटी रहेंगी इसकी एरिया हाफ इंटू बेस है 2 इंटू हाइट क्या रहेंगे, ये टोटल हाइट है 27.63 माइनस 13.163, तो इसकी हाइट मिलेंगी इस ट्रायंगल की, मतलब 27.26 माइनस 13.63 इज इक्वल टू 13.63। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करते हैं। ये भी अब ये राइट ट्रायंगल से हम देख रहे हैं, राइट ट्रायंगल से मतलब इसका है 1/3 ऑफ एल, 1/3 इंटू एल है 1.5 यानी कि 0.5, तो 0.5 पे एक लोडिंग हो रही है, उसकी एरिया क्या है हाफ इंटू बेस यानी 1.5 इंटू हाइट 54.5, तो उसकी लोडिंग है 14.875 किलो न्यूटन। तो फिर सब लोग हैं डिवाइडेड बाई ई आई डिवाइड बाई ई आई डिवाइड बाई ई आई, सब डिवाइड बाई ई आई। तो फिर हमें रिएक्शंस निकालने आर ए और आर बी। ठीक है, आर ए और बी, तो
फिलहाल क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि फाइंड स्लोप एट ए, थीटा ए, ठीक है, और डिफ्लेक्शन एट डी, डिफ्लेक्शन एट डी। तो फिर हमको कौन सी ज़रूरत पड़ने वाली है? आर की ज़रूरत पड़ने वाली है और बेंडिंग मोमेंट एट डी, तो आर वी की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम इसके रिएक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रिएक्शन कैसे निकालेंगे? टेकिंग मोमेंट एट ए, कॉन्जुगेट बीम कैलकुलेशंस, ठीक है। तो फिर मोमेंट एट ए लेते हैं जो कि रहेगा 0। तो फिर मोमेंट एट ए लिए हैं 0, मतलब 27.26 इंटू 1.33, 27.26 इंटू 1.33 प्लस क्यों? ये सब क्लॉकवाइज है, मतलब प्लस लेंगे हम। 27.26 इंटू डिस्टेंस कितना है? ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ठीक है। ये 2 मीटर प्लस ये 1 मीटर, मतलब 3 मीटर। तो ये 3 प्लस 13.63 इंटू डिस्टेंस क्या है? ये 2 मीटर प्लस 1.3 मतलब 3.33 प्लस 14.875 इंटू 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 0.5, 2 प्लस 2 4 और 0.5 4.5। और अभी आर बी एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब माइनस आर बी इंटू 2 प्लस 2 और 1.5 5.5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हमें आर बी की वैल्यू मिलेगी, ये सब अपॉन ये है, भूल जाता हूँ मैं भी, ठीक है। तो फिर आर बी की वैल्यू हमको इस सॉल्व करके मिलेगी जो कि है 63.15 अपॉन ई आई किलो न्यूटन, ठीक है। तो फिर समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमको आर ए प्लस आर बी, मतलब अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन से आर ए और आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड कौन से 27.26 प्लस 27.26 प्लस 13.63 प्लस 14.875। तो फिर आर ए इज इक्वल टू 45.2865 अपॉन ई आई किलो न्यूटन। तो फिर आर ए और आर बी मिल गए तो काम इधर नहीं हो गया, तो फिर स्लोप एट ए फाइंड करना है, ठीक है। और एक पेज ले, तो फिर देखते हैं यहाँ पर स्लोप एट ए फाइंड करना है, मतलब स्लोप एट सपोर्ट ए, मतलब थीटा ए इज इक्वल टू एस एफ एट ए, शेयर फोर्स एट ए इज इक्वल टू आर ए, और आर ए की वैल्यू हमको मिली है 45.865 अपॉन ई आई, और स्लोप की यूनिट है रेडियन। तो ये हो गया थीटा ए यानी कि स्लोप एट ए। और सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा कि डिफ्लेक्शन एट डी, तो फिर डिफ्लेक्शन ऑफ डी, हैंड राइटिंग खराब है थोड़ी, डी, तो फिर वो रहता है डेल डी, ओके। डेल डी इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट डी, बेंडिंग मोमेंट एट डी निकालते हैं तो फिर ये डी पर खड़े रहते हैं। यहाँ का कैलकुलेशन ईजी है कि यहाँ का? जाहिर सी बात है यहाँ का कैलकुलेशन ईजी है, तो हम इसको छुपा के रखते हैं। आर बी इंटू 1.5, ये डिस्टेंस है 1.5, आर बी इंटू 1.5 माइनस 40.875 इंटू 0.5,
ठीक है, आर बी इंटू 1.5 माइनस 14 इंटू 875, 14 इंटू 875 इंटू 0.5। इसको सॉल्व करते हैं। आर बी की वैल्यू हमको पता है, ये सब अपॉन ये है। तो फिर आर बी की वैल्यू हमको पता है, आर बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमको आंसर मिलेगा 74.2875 अपॉन ई आई, और ये डिफ्लेक्शन रहता है मीटर में, और ये डिफ्लेक्शन होने वाला है डाउनवर्ड। बस यही आंसर है। इसको सॉल्व करके आपको शायद से 10 मार्क के लिए क्वेश्चन चाहिए, 10 मार्क आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कॉन्जुगेट बीम मेथड बहुत ही आसान है। सबसे पहले बीम दिया रहता है, बीम का बेंडिंग मोमेंट निकालो, बेंडिंग मोमेंट निकाला तो उसका कॉन्जुगेट बीम निकालो, कॉन्जुगेट बना के हुआ कर उस पर लोडिंग डालो जो कि बीम रहेगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंस है तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आएगा, एज इट इज़ नहीं आएगा। मतलब अगर ये 3 रहता तो ये 27.26 डिवाइड बाई 3 और इसका वैल्यू इधर लिखना पड़ता। अगर ये सिंगल था आई तो एज इट इज़ इसको मैंने रख दिया। तो और अगर आप इसी से ही आप इसका रिएक्शन निकाल सकते हो, आर ए और आर बी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला बस, लेकिन कुछ एरर ना आए इसलिए हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। या फिर कोई ज़्यादा कोई वीक स्टूडेंट रहेगा तो उसको समझने के लिए, आसान करने के लिए, तो हम लोग इसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो इससे कैलकुलेशन बहुत आसान पड़ती है। ठीक है, तो इसी तरह से एक सम सॉल्व कर दिया। तो फिर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।